यार ये आवाजें कहाँ से आ रही है? आज तो संडे है ना? हाँ तो मैं वॉक पर जा रहा हूँ, मेरे लिए जूस बना कर रखना और उठ जाओ अब जल्दी से। आर यू सीरियस? संडे को मैं जूस बनाऊंगी, वो भी उसी वक्त पर जब मैं हमेशा बनाती हूँ। यार प्लीज, ये संडे है, रिलैक्स डे, मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी चाहे जो हो जाए। सुमित वॉक के कपड़े पहनते हुए बाहर निकल गया और श्रेया मन मारकर रजाई से बाहर आई। मन में मायके की सोच चल रही थी, जहां संडे को मम्मी खुद चाय बना कर देती थी और कोई आवाज लगाने वाला नहीं होता था। यहाँ तो बाहर निकलते ही सबसे पहले सामना होता है सासू माँ से। बहु देख तू ना, ये जो अचार का मर्त बांध रखा है ना बालकनी में, धूप अच्छी निकली है, आज जरा निकाल के सुखा के रख देना, कल फिर बारिश आ जाएगी तो सारा खराब हो जाएगा। माँ जी अभी तो उठी हूँ, मैं चाय भी नहीं पी अभी तक। अरे चाय पीने में कौन मना कर रहा है, पहले अचार रख दे फिर फुर्सत से चाय पी ले। श्रेया मन में बड़बड़ाते हुए बालकनी की तरफ बढ़ी थी कि ननद कमरे से निकल आई, हाथ में कपड़ों का ढेर लिए। भाभी ये लो जरा, मेरे सारे कपड़े ना प्रेस करने हैं, आज शाम को पार्टी में जाना है दोस्त की यहाँ। नेहा मैं अभी अचार रखने जा रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे भाभी मुझे जल्दी निकलना है, तुम बस ये साइड में रख लो, बाद में निकाल के कर देना, इतना टाइम नहीं लगता है तुम्हें। इतने में ससुर जी अपने कमरे से आवाज लगाते हुए बाहर आए, हाथ में दवाई का डिब्बा था। बहू बेटा जरा इस डिब्बे को देख लेना, बहुत सारी पुरानी दवाइयां पड़ी है, जो एक्सपायर हो गई है उन्हें निकाल देना और जो जरूरी है वो सेट करके रख देना, मुझे शाम को डॉक्टर के पास भी जाना है, टाइम नहीं मिलेगा बाद में। पापा जी अभी थोड़ी देर में देख लूंगी, पहले जरा। अरे नहीं बेटा अभी देख लो तो ठीक रहेगा, भूल जाओगी बाद में, मैं बस यहीं रख देता हूँ। श्रेया खड़ी की खड़ी रह गई, एक हाथ में अचार का मर्तबान, दूसरी तरफ कपड़ों का ढेर और सामने दवाई का डब्बा। इतने में सुमित वॉक से वापस आ गया, पसीना पोंछते हुए बोला, अरे यार जूस अभी तक नहीं बना, और सुन वो जो मेरी शर्ट पड़ी है ना बाल्टी में वो भी धो देना, आज 2 पैंट्स प्रेस करवानी है, शाम को निकलना है दोस्त के यहाँ। श्रेया ने गहरी सांस ली और मन में सोचा, मायके में संडे को मम्मी कहती थी बेटा आराम कर, और यहाँ संडे का मतलब है पूरे हफ्ते का इकट्ठा काम एक दिन में निपटाओ। मुंह से सिर्फ इतना निकला, अच्छा बाबा सब हो जाएगा एक एक करके। मन में बस यही गूंज रहा था, यहाँ संडे फंडे नहीं, संडे यानी फुल ड्यूटी। किचन में दवाई का डब्बा अभी सेट करके ही रखा था कि सास अंदर आई, चेहरे पर खुशी और प्लानिंग वाला भाव लिए। बाबू सुन, आज तो दीदी और जीजाजी को बुला लिया है मैंने रात के खाने पर, जीजाजी की आज छुट्टी है ना, संडे को सोचा चलो फैमिली टाइम हो जाए। माँ जी आज ही, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे बताया तो था कल, सुन ही नहीं रही थी शायद। चल बैठ मेरे साथ, मेन्यू डिसाइड करते हैं क्या क्या बनाएंगे आज। श्रेया मन मारकर सास के पास सोफे पर बैठ गई, हाथ में अभी भी कपड़ों की लिस्ट और सिर में दवाइयों का हिसाब घूम रहा था। देख जीजा जी को ना पनीर बहुत पसंद है तो पनीर बटर मसाला बनाएंगे, साथ में दाल मखनी, और दीदी को जलेबी बहुत पसंद है तो वो भी बनाने पड़ेंगे, ठंडी ठंडी रायता भी रहेगी। माँ जी इतना सब अकेले बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम भी तो लगेगा। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बता दूंगी ना तुझे कैसे बनाना है, तू बस हाथ चलाते रहना, शाम तक हो जाएगा सब। इतने में सुमित अलमारी के सामने बैठा शर्ट्स इधर उधर फैलाए हुए आवाज लगाता है, श्रेया यहाँ आ जाओ जरा, ये शर्ट्स देखो कौन सी प्रेस होनी है, और सुनो हफ्ते का फाइनेंस भी डिस्कस करना है, आज बैठ के हिसाब लगाते हैं कितना खर्चा हुआ कितना बचा। श्रेया सास से इजाजत लेकर उठी और सुमित के पास पहुंची। सोचा था 2 मिनट में बात होगी, मगर सुमित ने पूरा बही खाता ही खोल दिया। देखो ये क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है इस बार, तुम बताओ किस चीज में ज्यादा खर्चा हुआ, और ये सेविंग्स वाला अकाउंट उसमें भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा अगले महीने। सुमित अभी टाइम नहीं है इसके लिए, शाम को दीदी जीजाजी आने वाले हैं, मुझे किचन में जाना है। अरे 5 मिनट की तो बात है, बैठ जाओ ना, फाइनेंस क्लियर रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी। मुश्किल से 5 की जगह 20 मिनट निकल गए। श्रेया उठी ही थी कि फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर मम्मी का नाम देखकर चेहरे पर थोड़ी राहत आई। हाँ माँ बोलो। बेटा आज तो संडे है, सोचा तो फ्री होगी इसीलिए फोन कर लिया, बहुत दिन हो गए ना बात किए हुए। हाँ माँ बोलो ना, क्या कर रही हो तुम आज? अरे बस आज तो हम लोग पूरा आराम ही कर रहे हैं, सुबह लेट उठे, फिर पापा के साथ पार्क गए वॉक पर, वहां से आकर हलवाई की दुकान से छोले भटूरे लाए नाश्ते में। अब थोड़ी देर में सब मिलकर पिक्चर देखने जा रहे हैं, शाम को फिर बाहर डिनर का प्लान है। श्रेया का मन हल्का सा कड़वा हो गया, एक तरफ मायके में फुल मस्ती चल रही थी, दूसरी तरफ यहाँ अचार, कपड़े, दवाई, फाइनेंस और अब डिनर की तैयारी। तू बता बेटा क्या कर रही है आज, आराम कर रही होगी ना संडे को? श्रेया का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर होने लगा,
मगर माँ को कैसे बताए, बस इतना ही बोल पाई। हाँ माँ, बस ठीक है, यहाँ भी सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा माँ, मुझे फोन रखना होगा, किचन में जाना है, बाद में बात करती हूँ। मम्मी कुछ बोलती रही मगर श्रेया ने फोन काट दिया और गहरी सांस लेकर किचन की तरफ बढ़ गई। मन में बस यही चल रहा था, संडे का मतलब सबके लिए आराम, मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी। श्रेया हाथ में टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से सास की आवाज आई, हाथ में एक कटोरा लिए हुए। ए बहू रुक जरा, ये मेहंदी का कटोरा बना के रखा है, सोचा संडे है तो लगवा लूं, बहुत दिन हो गए ना हाथों में मेहंदी लगे, तू जरा लगा देना। माँ जी मैं नहाने जा रही थी, बस अभी निकलती हूँ। और अरे नहाना तो बाद में भी हो जाएगा, मेहंदी सुखाने में टाइम लगता है, अभी लगा देगी ना तो शाम तक रंग भी अच्छा आ जाएगा। श्रेया मन मारकर सास के पास बैठ गई, हाथ में मेहंदी का कोन पकड़ते हुए सोचने लगी। अब नहाना भी टल गया। इतने में ससुर जी कमरे से आवाज लगाते हुए आए, हाथ में नोटों की गड्डी और एक डायरी लिए हुए। बहू बेटा इधर आ जरा, पेंशन आई है इस बार, जरा हिसाब लगा दे, कैसे पूरा हफ्ता चलेगा, राशन में कितना जाएगा, बिजली का बिल भी देना इस बार। पापा जी अभी मेहंदी लगा रही हूँ माँ के हाथ में, थोड़ी देर में आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, तू लगाती रहे, बीच बीच में बता देना हिसाब, जल्दी निकलना है, मुझे बैंक भी जाना है शाम को। श्रेया एक हाथ में मेहंदी का कोन घुमाती रही, दूसरी तरफ कान से ससुर का हिसाब सुनती रही। मन में सोचती रही कि एक साथ दो काम तो कोई मशीन भी नहीं कर सकती। इतने में ननद आई कमरे से दौड़ती हुई, हाथ में स्ट्रेटनिंग मशीन लिए। भाभी ये लो, जरा मेरे बाल सीधे कर दो ना, शाम को पार्टी में जाना है, और जल्दी करना, टाइम कम है मेरे पास। नेहा देख नहीं रही हो, माँ जी को मेहंदी लगा रही हूँ, हाथ खराब है मेरे। अरे भाभी तो थोड़ी देर रुक जाऊंगी मैं, पहले तुम माँ को फ्री कर दो, फिर मेरे बाल सेट कर देना, वैसे भी तुम्हें ना अच्छा आता है स्ट्रेटिंग करना। श्रेया ने एक नजर मेहंदी के कोन पर डाली, एक नजर पेंशन की डायरी पर और एक नजर स्ट्रेटनिंग मशीन पर, और मन में बस यही ख्याल आया कि संडे के दिन तो वो खुद किसी का सामान बनकर रह गई है, जिसे जब चाहो उठा लो, जहां चाहो लगा दो। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे श्रेया के दिमाग में एक आइडिया कौन था। उसने मन में सोचा कि अगले संडे सबको एक साथ दिखा देगी कि असल में कितना काम होता है, फिर खुद पीछे हट जाएगी और देखेगी कि बिना उसके सब कैसे मैनेज करते हैं। अगला संडे आया तो श्रेया सुबह जल्दी उठ गई, मगर इस बार उसने एक प्लान बनाया था। उसने एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड निकाला और सबके सामने रख दिया। सुनो सब लोग, आज मैं एक लिस्ट बना रही हूँ जिसमें सबका काम लिखूंगी ताकि सबको पता चले कि कौन क्या कर रहा है आज। अरे ये क्या नया तरीका निकाल लिया तूने। ठीक है लिख ले, मेरा तो अचार वाला काम है आज भी, और पूजा की अलमारी ठीक होगी। भाभी मेरा भी लिख लो, आज फिर पार्टी है, बाल और कपड़े दोनों चाहिए, बाकी मेकअप खरीदना है तो वो मैं चली जाऊंगी। मेरा पेंशन वाला हिसाब भी लिख ले बहू, आज फिर बैंक जाना है, स्पेशल बुजुर्ग लोगों के लिए खोला है बैंक में खाता। और हाँ, फाइनेंस भी डिस्कस करना है आज फिर से, पिछले हफ्ते का बजट ओवर रह गया था ना, तुमने जो बोला था वैसा तो हुआ नहीं। श्रेया ने सबकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी और बोर्ड पर सबका नाम लिख लिया, फिर एक चाल चली। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ एक काम करूंगी, बाकी सब अपना अपना काम खुद मैनेज कर लेंगे, मैं बस गाइड करूंगी, है ना माँ? हाँ हाँ ठीक है, बता दे कैसे करना, अचार मैं खुद रख दूंगी। मगर जैसे ही सास ने मर्तबान उठाया, ढक्कन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और अचार का तेल पूरे फर्श पर फैल गया। उधर ननद ने खुद स्ट्रेटनिंग मशीन ऑन की तो प्लग ठीक से नहीं लगा और मशीन ने काम करना बंद कर दिया। भाभी ये मशीन खराब हो गई है शायद, जरा देखो ना प्लीज। इतने में ससुर जी पेंशन की डायरी में हिसाब लगाते लगाते उलझ गए और जोर से आवाज लगाई, बहू बेटा ये जोड़ ठीक से नहीं आ रहा है, जरा एक बार चेक कर दे, गड़बड़ हो गई है लगता है। सुमित भी अपने फाइनेंस वाले ऐप में कुछ गलत एंट्री कर बैठा और परेशान होकर बोला, श्रेया यार ये बैलेंस गलत दिखा रहा है, तू जरा देख लेना एक बार, मुझसे नहीं हो रहा है ठीक से। श्रेया खड़ी की खड़ी देखती रह गई। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, फर्श पर तेल फैला था, मशीन बंद पड़ी थी, डायरी में गड़बड़ थी और ऐप में बैलेंस गलत था। उसने गहरी सांस ली और मन में सोचा कि प्लान तो अच्छा था, मगर इन लोगों के बिना उसके ये काम भी ठीक से नहीं हो पा रहे थे। मजबूरन उसे फिर वही करना पड़ा। पहले फर्श साफ किया, फिर मशीन का प्लग ठीक किया, फिर डायरी का हिसाब जोड़ा, फिर ऐप में एंट्री सुधारी। आखिर में सबने एक सुर में कहा, बहू तू है तो सब ठीक हो जाता है। तेरे बिना कुछ होता ही नहीं बहू बेटा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा, चलो प्लान फेल हो गया, मगर एक बात तो साफ हो गई, बिना उसके इस घर का संडे भी सही से नहीं चल सकता। लेकिन समस्या तो अब भी सेम थी। अगले हफ्ते से श्रेया ने अपना तरीका बदल लिया। उसने सोचा कि संडे को सारा काम इकट्ठा करने से पहले ही क्यों ना हफ्ते के बीच में थोड़ा थोड़ा निपटा लिया जाए। मंगलवार को ही उसने सास से बात की,
माँ जी, ये अचार वाला मर्तबान मैं आज ही धूप में रख देती हूँ। आज अच्छी धूप निकली है, संडे तक रुकेंगे तो फिर वही हड़बड़ी हो जाएगी। अरे वाह, ये अच्छा सोचा तूने। चल ला, मैं भी हाथ लगा देती हूँ। बुधवार को श्रेया ने ननद के कपड़े पहले ही प्रेस करना शुरू कर दिया। नेहा, तेरे कपड़े मैंने आज ही प्रेस कर दिए। संडे को तेरी पार्टी होती है ना अक्सर, तो सोचा पहले ही निपटा लूं। तू बस अपनी पसंद की ड्रेस बता दे आगे से बुधवार तक। भाभी, ये बड़ा सही प्लान है। मैं भी अब अपनी लिस्ट पहले ही दे दूंगी। गुरुवार को ससुर जी की दवाई का डब्बा भी श्रेया ने चेक कर लिया और शुक्रवार को सुमित के साथ बैठकर फाइनेंस का हिसाब भी निपटा दिया। सुमित, चलो आज ही बैठ लेते हैं हिसाब के लिए। संडे को फ्री टाइम मिलेगा तो अच्छा रहेगा। हफ्ते में रोज थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो बोझ नहीं लगेगा। अरे हाँ यार, ये आइडिया अच्छा है। मैं भी सोचता था संडे को इतना लोड क्यों रहता है हमेशा। धीरे धीरे पूरे करने ये तरीका अपना लिया। सास ने अपने काम मंगलवार बुधवार में बांट लिए। ननद ने अपनी पार्टी की तैयारी गुरुवार तक निपटाना शुरू कर दिया। ससुर जी ने पेंशन का हिसाब महीने की शुरुआत में ही लिखना शुरू कर दिया और सुमित ने भी फाइनेंस की बातचीत हफ्ते में बांट दी। अगला संडे आया तो घर का माहौल बिल्कुल अलग था। सुबह श्रेया खुद उठी, बिना किसी की आवाज सुने, और हल्की सी मुस्कान के साथ बालकनी में बैठ गई। बहू, चाय बनाऊं आज मैं? तो आराम कर ले थोड़ी देर। माँ जी, ये क्या बात हुई? आज तो मैं बनाती हूँ, आप भी आराम करो। ननद आकर पास बैठ गई, हाथ में मूवी का नाम लिए। भाभी, आज कोई काम नहीं है, चलो ना साथ में कोई पिक्चर देखते हैं। बहुत दिन हो गए साथ बैठे। सुमित भी जूस का ग्लास खुद बनाकर लिया है। श्रेया के सामने रखते हुए मुस्कुराया। ले, आज मैंने बनाया है, तो आराम से बैठ। आज सच में रिलैक्स डे है। श्रेया ने एक घूंट जूस लिया और फिर खिड़की से बाहर देखा। मन में सोचा कि असली समझदारी इसी में थी, काम को बांटना, टाइम को बैलेंस करना, ना खुद पर लोड लेना, ना दूसरों पर थोपना। फोन की घंटी बजी, मम्मी का नाम स्क्रीन पर चमका। हाँ माँ, बोलो। बेटा, आज क्या कर रही है तू? श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आज तो मैं भी फुल आराम कर रही हूँ। असली वाला संडे फंडे। अब यहाँ भी संडे का मतलब वही है जो आपके घर में होता है। मम्मी हंसते हुए बोली, बहुत खुश हुई हूँ सुनकर। घर में रोहित की शादी की चर्चा चल रही होती है। मेज पर शादी के कार्ड्स बिखरे हैं। महेंद्र जी डायरी में हिसाब लिख रहे हैं। कविता जी माथे पर हाथ रखकर बैठी है और शालिनी पास में खड़ी पानी का ग्लास दे रही है। अरे बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात की बड़ी चिंता खाए जा रही है। नई बहू आएगी तो उसे कौन सा कमरा देंगे? घर में कोई बड़ा कमरा खाली ही नहीं है। मम्मी, नीचे वाला छोटा कमरा दे देते हैं ना रोहित और रागिनी को, उसमें क्या खराबी है? अरे चुप कर मुकुल, नई बहू बड़े घर की है। आते ही उसे उस छोटे से घुटन वाले कमरे में ठूस देंगे तो वो अपने मायके में क्या कहेगी कि ससुराल में पैर रखने की जगह नहीं है। तो फिर क्या करे कविता? घर में दूसरा बड़ा कमरा तो सिर्फ मुकुल और शालिनी के पास है। हाँ, कमरा तो बस वही एक बड़ा है, पर शालिनी क्यों देने लगी अपना कमरा? आखिर 5 साल से उसी का कमरा है। वो भला अपने देवर की खुशी के लिए छोटे कमरे में क्यों शिफ्ट होगी? है ना शालिनी? सही कहा मम्मी, आखिर भाभी क्यों जाएंगी छोटे कमरे में? रश्मि, कविता, तुम दोनों ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए। रोहित मेरे छोटे भाई जैसा है। अगर रागिनी के लिए मेरा कमरा सही है तो वो लोग वही कमरा रखेंगे। पर शालिनी, हम कहाँ रहेंगे फिर? हम नीचे वाले कमरे में रह लेंगे मम्मी जी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे सच में शालिनी, देख लो, मैंने कहा था ना हमारी बड़ी बहू का दिल बहुत बड़ा है। चलो, कमरे की चिंता तो खत्म हुई। चलो अब शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ मम्मी, चलो। भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार होकर बाजार खरीदारी करने जाते हैं। बाजार में दुकानदार काउंटर पर एक से बढ़कर एक भारी लहंगे फैला रहा है। सेल्समैन कपड़ों की तारीफ कर रहा है। सोफे पर सभी बैठे होते हैं। मैडम, ये इस सीजन का सबसे बेस्ट डिजाइन है। पूरे बाजार में ऐसा पीस नहीं मिलेगा। वाह मम्मी, ये लहंगा कितना खूबसूरत है। मैं तो भाई की शादी में यही पहनूंगी। अरे पीछे हट रश्मि, ये लहंगा बहुत महंगा और भारी है। तू अभी कुंवारी है, कोई हल्का फुल्का पीला या गुलाबी रंग का देख ले। हर बार मुझे ही हल्का सामान मिलता है। भाई की शादी है मेरी, कोई पड़ोस की शादी नहीं। शालिनी, ये लाल वाला तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम यही फाइनल करो। हाँ मुकुल, शालिनी पर तो अच्छा लगेगा ही, पर देख तो तेरी बहन का चेहरा कैसे उतर गया। पर ये तो शालिनी को भी पसंद है। अब भला वो अपनी ननद के चेहरे की खुशी के लिए इतना बड़ा समझौता क्यों करने लगी? क्यों शालिनी, सही कहा ना? दुकान के सेल्समैन और आसपास के लोग शालिनी की तरफ देखने लगते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी रश्मि उदास अच्छी नहीं लगेगी। भैया एक काम करो, ये वाला लाल वाला लहंगा रश्मि के नाम पर पैक कर दो, और वो जो कोने में पीला वाला लहंगा है ना, वो मेरे लिए निकाल दो।
थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। चलो ये भी अच्छा हुआ, बिल बनाओ भैया। देखा आपने, हमारी बड़ी बहू लक्ष्मी है लक्ष्मी, पल भर में अपनी पसंद छोड़ देती है। शालिनी उस पीले लहंगे को लेकर घर आ जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ रोहित की शादी रागिनी से हो जाती है और वो बहू बनकर घर आ जाती है। कमरे में शादी की रौनक अभी भी है और रस्मों का माहौल है। संदूक खुलाई की रस्म के लिए जमीन पर रागिनी का एक बड़ा संदूक और सूटकेस खुला रखा है। रागिनी लाल जोड़े में बैठी है। चलो रागिनी बहू, रस्म के मुताबिक जरा अपना संदूक खोलो, देखे हमारी नई बहू अपनी ननद रानी के लिए मायके से क्या सौगात लाई है। रागिनी बिना किसी हिचकिचाहट के संदूक से एक बढ़िया पीले रंग का कढ़ाईदार सूट निकालती है और रश्मि की तरफ बढ़ाती है। दीदी, ये आपके लिए है, आशा है आपको पसंद आएगा। उफ भाभी, ये पीला रंग आजकल ऐसे सूट कौन पहनता है, कितना ओल्ड फैशन है। हाँ, रंग तो थोड़ा फीका है रागिनी, रश्मि कॉलेज जाती है, इसे थोड़ा मॉडर्न सामान चाहिए था। अरे भाभी, ये लाल सिल्क वाला सूट कितना प्यारा है, ये तो एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। मम्मी, मुझे ये वाला चाहिए। अरे तो इसमें क्या सोचना, रागिनी बहू दे दे अपनी ननद को, आखिर भाभी के सामान पर ननद का ही तो पहला हक बनता है। हमारी शालिनी भी तो अपनी चीज बिना सोचे समझे रश्मि को दे देती है, तू भी दे दे। शालिनी चुपचाप नजरें झुकाए बैठती है। सभी सोच रहे थे कि रागिनी भी शालिनी की तरह हाँ कह देगी, लेकिन तभी, क्षमा कीजिए मम्मी जी, पर ये लाल सूट मैं दीदी को नहीं दे पाऊंगी, ये मैंने अपनी पसंद से अपने लिए रखा है। क्या क्या कह रही है, सीधे मुंह मना कर दिया। नई नवेली बहू और घर में कदम रखते ही इतनी अकड़। शालिनी ने तो आज तक कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। देखा मम्मी, आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया, एक सूट मांगने पर इतना भाव खा रही है। दीदी, भाव खाने की बात नहीं है, मैं आपके लिए ये पीला सूट बहुत चाव से खरीद कर लाई हूँ। अगर आपको इसका रंग या डिजाइन पसंद नहीं है तो मैं अगली बार जब अपने मायके जाऊंगी तो दुकान वाले से इसे बदलवा कर आपके लिए दूसरा ला दूंगी। या आप मेरे साथ चलेगा, मैं आपकी पसंद का ही दिलवा दूंगी, पर अपना सूट मैं नहीं दे सकती। रागिनी ऐसा कहकर अपना सूटकेस बंद कर लेती है। कविता जी और रश्मि के मुंह बनाकर कमरे से बाहर चले जाते हैं, जबकि शालिनी हैरान होकर अपनी छोटी देवरानी को देखती रह जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रागिनी की पहली रसोई थी। पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। तभी रागिनी तैयार होकर अपने कमरे से आती है। प्रणाम मम्मी जी, पहली रसोई की रस्म है, तो बताइए मीठे में क्या बनाना है, हलवा बना लूं? रागिनी तो मुस्कुराकर अपनी सास से पूछती है, लेकिन कविता जी तो पिछले दिन की खुन्नस लेकर बैठी हुई थी। वो मुंह बनाकर रागिनी की तरफ देखती है और, हाँ, आटे का हलवा ही बना ले, और आलू मंगोड़ी की सब्जी और पूरी बना लियो। अरे मम्मी जी, आटे का हलवा मुझे ठीक से बनाना नहीं आता, और सच कहूँ तो वो मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। मैं सूजी का हलवा बहुत लाजवाब बनाती हूँ, तो आज सूजी का हलवा ही बना देती हूँ। क्या कहा? रिवाज की कोई कदर है या नहीं तुम्हें? जो कहा है वही बनेगा। इस घर का रिवाज है कि पहली रसोई में सिर्फ और सिर्फ आटे का हलवा ही बनता है। यहाँ सबको वही पसंद है, ज्यादा नखरे नहीं चलेंगे। मम्मी जी, भाभी जी का स्वभाव अलग है, वो सबकी पसंद का सोचती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि पहली रसोई में मैं वो बनाऊं जो मैं सबसे बेस्ट बना सकती हूँ। आप स्वाद की चिंता मत करिए, सूजी का हलवा इतना अच्छा बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस आप आराम कीजिए। देखा महेंद्र जी आपने, इसके लक्षण कैसे अपनी चला रही है। कल सूट के लिए मना किया, आज रसोई में भी अपनी मर्जी। अरे भाग्यवान, क्यों हमेशा इतना चिड़चिड़ करती रहती हो? अगर बहू ने अपनी पसंद का हलवा बना लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे लेकिन शालिनी ने तो कभी ऐसे अपने मन का नहीं चलाया, हमारी पसंद का हलवा तक नहीं खिला सकती है। हाँ माँ, देखो तो इनके कितने पढ़ निकल रहे हैं। शालिनी भाभी हमेशा हमारे मन का करती थी, और ये, हाँ। अरे दीदी, मम्मी जी, आज से ये नई शुरुआत समझ लीजिए। जो काम मुझे खुशी से करना है, मैं उसे अपनी मर्जी और सलीके से ही कर पाऊंगी। आटे का हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रागिनी हलवा बनाने लगती है। कविता जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद रागिनी अपनी पसंद का हलवा पूरी सब्जी बनाती है और सब लोगों को वही सब खाना पड़ता है। दिन इसी तरह गुजरता है और रात के खाने के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा है। रोहित हाथ में आइसक्रीम का एक बड़ा थैला लिए घर में कदम रखता है। रश्मि और कविता जी उसे देखकर खुश हो जाती है। लीजिए भाई, आज मौसम बहुत गर्म था तो मैं सबके लिए वनीला आइसक्रीम लेकर आया हूँ। पापा, मम्मी, मुकुल भाई, सब लोग अपनी अपनी कटोरी पकड़िए। अरे वाह भाई, थैंक यू। तभी रश्मि की नजर थैले के कोने में रखी एक स्पेशल डबल चॉकलेट चोकोबार पर पड़ती है। वो झपटकर उसे निकाल लेती है। अरे ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम किसकी है? मुझे तो वनीला बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो यही चॉकलेट वाली खाऊंगी। रश्मि दीदी, उसे हाथ मत लगाइए, वो चॉकलेट आइसक्रीम मेरी है। मैंने रोहित से फोन करके खास तौर पर अपने लिए वही मंगवाई है। तो क्या हुआ भाभी, मेरा मन चॉकलेट खाने का है, आप वनीला खा लो ना।
हाँ रागिनी, क्या बच्चों की तरह आइसक्रीम के लिए लड़ रही हो? दे दे ननद को। हमारी शालिनी को देख, ये तो कभी ऐसे नहीं झगड़ती, और बहू को थोड़ा लिहाज के साथ रहना चाहिए। हाँ रागिनी, दे दो ना, मैं तुम्हें अपनी वनीला वाली दे देती हूँ। नहीं मम्मी जी, जेठानी जी अपनी पसंद की कुर्बानी दे सकती है, पर मैं नहीं। जब रोहित बाजार जा रहा था तब मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे चॉकलेट ही खानी है। दीदी को अगर चॉकलेट पसंद थी तो ये पहले बता देती। जो चीज मैंने अपने लिए मंगवाई है वो मैं ही खाऊंगी। मम्मी देखो, एक आइसक्रीम के लिए इतनी अकड़ दिखा रही है। अगर नहीं दीदी, ये मेरा हक है। आप अपनी वनीला खाइए और मुझे मेरी चॉकलेट खाने दीजिए। सुन रहे हैं आप भाई साहब, इस लड़की को समझाना या इससे कोई बात मनवाना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो एक आइसक्रीम तक में समझौता नहीं करती, बाकी चीजों में क्या करेगी? कविता, चिल्लाना बंद करो। छोटी बहू गलत नहीं है, जब उसने अपने लिए मंगवाई है तो वो क्यों दे? तुम लोगों को हर किसी को दबाने की आदत हो गई है। अब समझ लो कि हर बहू शालिनी जैसी सीधी नहीं होती, जो तुम चाहो मोड़ लो। सच में मम्मी, रागिनी से कोई जबरदस्ती काम कराना नामुमकिन है। वो अपनी हदें अच्छे से जानती है। रागिनी आराम से सोफे पर बैठकर अपनी चॉकलेट आइसक्रीम खाने लगती है। कविता जी और रश्मि मुंह बनाकर चुपचाप बैठ जाती हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि रागिनी पर उनकी चालाकी नहीं चलने वाली है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। शालिनी सुबह 5 बजे की उठी हुई पसीने में तरबतर होकर सबको नाश्ता परोस रही है। तभी रागिनी फ्रेश होकर वहां आती है। अरे शालिनी, हाथ पैर तेज चलाओ, मुकुल के ऑफिस का टाइम हो रहा है। और सुनो, कल रात की जो तुरई की सब्जी बची है वो फेंकनी नहीं चाहिए। अन्न का अपमान होता है, पहले उसे गर्म करके टेबल पर लाओ। जी मम्मी जी, लाती हूँ। मैं सोच रही थी कि वो बासी तुरई मैं और रागिनी खा लेंगे। आप सब अपने लिए ताजा नाश्ता ले लीजिए। अरे राम राम, तेरा दिमाग खराब है शालिनी। रागिनी खाएगी बासी सब्जी, भूल कर भी उसे मत परोस देना। वो रात का बचा खाना नहीं खाती, तुरई का नाम सुनकर ही उसका मूड खराब हो जाता है। हाँ शालिनी, रागिनी सुबह जल्दी नहीं उठती तो उसे नाश्ता एकदम फ्रेश चाहिए। एक काम करो, उसके लिए भी प्याज के 2 पराठे सेक दो। अरे नहीं मुकुल, प्याज के पराठे भी मत बनाना। रागिनी को सुबह प्याज की महक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो छुएगी भी नहीं। शालिनी, तू अंदर जा और छोटी बहू के लिए खास तौर पर ताजे आलू या पनीर के पराठे बना। सीधी सी बात है, छोटी बहू का नियम साफ है, उसे ठंडा, बासी या नापसंद का खाना हजम नहीं होता। वो अपनी मर्जी की पक्की है। घर में शांति रखनी है तो रागिनी के लिए उसकी पसंद का ताजा खाना ही बनेगा। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। आप लोगों को मेरी पसंद का कितना ख्याल रहता है। जेठानी जी सुनिए, मेरे वाले पनीर के पराठे में घी थोड़ा कम लगाइएगा, मुझे ऑयली पसंद नहीं है। किचन के दरवाजे के पास खड़ी शालिनी को ये सब देखकर हैरानी होती है, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी। रसोई में जाकर वो चुपचाप अपनी देवरानी के लिए आलू के पराठे बनाती है। अब सभी घर वाले रागिनी की पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। कुछ दिनों बाद घर में सत्यनारायण की पूजा होने वाली है। सास कविता जी और ननद रश्मि सोफे पर कपड़ों के डिब्बे लेकर बैठी है। शालिनी और रागिनी दोनों वहां आती है। शालिनी, ये साड़ी पहन लेना पूजा में। हालांकि ये साड़ी मेरी पुरानी साड़ी है, लेकिन पूजा पाठ में पहनने में क्या बुराई है? पहन लोगी ना? जी मम्मी जी, मैं पहन लूंगी। और रागिनी भाभी, ये आपके लिए। मुझे पता था कि पुराने कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनती और आपको डार्क कलर से भी चिढ़ है, इसलिए मैं और मम्मी कल खास तौर पर आपके लिए ये कंफर्टेबल सूट लाए हैं। हाँ रागिनी बहू, हमें अच्छे से पता है कि तुम अपनी पसंद के मामले में कोई समझौता नहीं करती। तुम्हें जबरदस्ती कुछ पहनाया तो तुम पूजा पाठ में बैठोगी ही नहीं, इसलिए हमने पहले ही तुम्हारी पसंद का ध्यान रखा है। पसंद आया ना बेटा? बहुत सुंदर है मम्मी जी, मेरी चॉइस का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं बस आधे घंटे में तैयार होकर आती हूँ। रागिनी सूट लेकर चली जाती है। शालिनी उस भारी और चुभने वाली साड़ी को देखती रह जाती है, जिसे घर वालों ने उसकी पसंद पूछे बिना उस पर थोप दिया था। उसे समझ आ जाता है कि उसकी अहमियत घर में क्या होने वाली थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और रागिनी की शादी को 6 महीने बीत गए थे। लिविंग रूम में महेंद्र जैन घर का नक्शा मेज पर फैलाए बैठे हैं। देखो भाई, मैंने सोचा है अब दोनों बहुएं आ गई है तो दोनों की रसोई अलग कर दी जाए। देखो जी, रागिनी को काम करने के लिए बड़ी और खुली और हवादार जगह चाहिए। वो किसी भी सकड़ी या छोटी जगह में घुटकर खाना नहीं बनाएगी, तो जो नीचे वाली बड़ी रसोई है वो रागिनी को दे देते हैं, वरना ये रोज भूखी बैठी रहेगी। मुकुल, अब शालिनी के लिए दूसरी रसोई कहाँ बनवाए? घर में तो जगह ही नहीं बची। मम्मी, वो ऊपर छत पर जो छोटा सा कबाड़ वाला स्टोर रूम है ना, उसे साफ करवा कर शालिनी की रसोई बना देते हैं। क्यों बहू शालिनी, तुझे इस स्टोर रूम वाली रसोई में कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? तू तो समझदार है, हर चीज संभाल लेती है। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां भी एडजस्ट कर लूंगी। कुछ दिन बीत चुके हैं। नीचे रागिनी के लिए बड़ी और चमचमाती मॉडर्न रसोई बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि ऊपर शालिनी के लिए उस घुटन भरे छोटे से स्टोर रूम में तोड़ फोड़ चल रही है। इसी बीच शालिनी के माता पिता ऋषभ जी और मधु उससे मिलने घर आते हैं। खुश रहो बेटा। समधन जी नमस्कार।
ये घर में कंक्रीट और सीमेंट का काम चल रहा है क्या? अरे भाई साहब, दो बहुएं आ गई है ना, तो दोनों की अलग अलग रसोई बनवा रहे हैं ताकि आगे चलकर बहुओं में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। वाह समधन जी, ये रसोई तो बहुत बड़ी और सुंदर बनी है। हाँ, ये छोटी बहू रागिनी की रसोई है। वो क्या है ना, उसे छोटी जगह में घुटन होती है, तो उसके लिए ये बड़ी जगह छोड़ी है। अच्छा, तो हमारी शालिनी की रसोई कहाँ है? पापा, मेरी रसोई ऊपर वो जो छोटा वाला कबाड़ वाला स्टोर रूम है ना, वहाँ बन रही है। समधन जी, ये क्या तमाशा है? वो स्टोर रूम है या माचिस की डिब्बी? वहां तो पैर रखने की जगह नहीं है। गर्मियों में मेरी बेटी वहां घुट घुट कर मर जाएगी। अरे भाई साहब, घर में जगह की कमी थी, और वैसे भी हमारी बड़ी बहू तो हर चीज में एडजस्ट कर लेती है, उसे सब चल जाता है। वो छोटी बहू की तरह कभी शिकायत नहीं करती। ऋषभ जी और मधु शालिनी को अकेले में खींचकर उस अधूरे बने स्टोर रूम में ले जाते हैं। शालिनी के माता पिता की आंखों में अपनी बेटी की ये दुर्दशा देखकर आंसू आ जाते हैं। बस शालिनी, अब बहुत हो गया। आज इस घर का ये हाल देखकर मुझे और तुम्हारी माँ को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा है। हाँ बेटा, हमें याद है बचपन में भी जब तुम्हारी बहनें तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस और खिलौने छीन लेती थी तो तुम चुप रह जाती थी। तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हारे भाई बहन खा जाते थे और तुम भूखे पेट मुस्कुरा कर कहती थी, मुझे सब चलता है। हमने सोचा तुम समझदार हो, पर हमारी उस परवरिश ने आज तुम्हें इतना लाचार बना दिया कि तुम अपने हक के लिए रो भी नहीं सकती। बेटा, जो सब कुछ चुपचाप सह लेता है ना, ये दुनिया उसे ही और दबाती है। तुम कब तक अपने आप को बदलोगी? हर बार खुद को मारना समझदारी नहीं, कायरता है। जरा देखो इस घर के अन्याय को। देवरानी की रसोई से भी छोटी जेठानी की रसोई बन रही है और तुम चुप हो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए आज खड़ा होना ही होगा। माता पिता की बातें शालिनी के दिल पर तीर की तरह लगती है। उसके अंदर का दबा हुआ स्वाभिमान जाग उठता है। उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग रूम में आती है, जहां कविता जी, मुकुल और महेंद्र जैन बैठे थे। रुकवा दीजिए ये काम मम्मी जी। मुकुल, आप सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए। ऊपर स्टोर रूम में कोई रसोई नहीं बनेगी। क्या? पर शालिनी, तूने तो खुद कहा था कि तुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ? हाँ मम्मी जी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि इस घर में मैं आप सबकी जितनी ज्यादा इज्जत करती हूँ, मुझे उतना ही ज्यादा झुकाया जाता है। मेरी शराफत को आपने मेरी लाचारी समझ ली है। शालिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। क्योंकि तुमने कभी सोचना चाहा ही नहीं मुकुल। मैं भी हाड़ मांस की इंसान हूँ। मुझे भी गर्मियों में उस बंद स्टोर रूम में घुटन होगी। बहू ने आज एक एक शब्द बिल्कुल सच कहा है। कविता, मुकुल, हमारी गलती थी। जो इंसान चुप रहकर सहता है, हम अक्सर उसी का फायदा उठाने लगते हैं। शालिनी बेटा, हमें माफ कर दो। हमारी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया। हाँ शालिनी, मुझे माफ कर दे बेटा। हम नीचे वाले इसी बड़े हिस्से को बराबर दो भागों में बांटेंगे और तुम दोनों बहुओं के लिए एक जैसी बराबर और शानदार रसोइयां बनेंगी।